आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मसले हैं जिनके बारे में सही जानकारी आपके पास है नहीं, या फिर हो सकता है कि आपके पास जो जानकारी हो वो मुकम्मल ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जिसे आप जानकारी समझ रहे हैं उसके पीछे कोई ऐसा जाल हो जो आप तक उसकी पहुंच ना हो पाई हो। क्यों? क्योंकि आप जो दवा खाते हैं उसके पीछे भी एक कॉकस है जो आप अपनी सेहत के लिए जो भोजन ले रहे हैं, अच्छा भोजन न होने की वजह से कई तरह की बीमारियां आपको घेर लेती हैं, क्योंकि उसके पीछे जो मानदंड हैं उसका अनुपालन उसके उत्पादक नहीं करते। उनके लिए जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है उसके पीछे भी बहुत तरह की लापरवाहियां सामने हैं, जिनकी वजह से आपको दो चार होना पड़ता है तमाम तरह की मुश्किलों से। लेकिन ये सब आप जाने कैसे? ये सब को बताने वाला कौन है? और जो उनको बताने का काम है वो सो क्यों रहे हैं, और अगर सो रहे हैं तो उनको जगाने वाला कौन है? ऐसे ही एक मेहमान को हमने बुलाया है आज अपने कार्यक्रम विमर्श में। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। 107.8 FM पर आप सबका खैर मकदम स्वागत है। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत नामचीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। स्वास्थ्य जागरूकता के संबंध में काम करने वाले थोड़ा कम हैं, लेकिन उसमें अशोक भार्गव जी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जीवन का फ़लसफ़ा मुहिम को बना रखा है और वो हर एक मुहिम को मंजिल तक पहुंचाते हैं। ऐसे एक स्वास्थ्य की जागरूकता के कार्यकर्ता जिनको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम दर्ज है, और इन्होंने बहुत तरह के RTIs के ज़रिए भी इन्होंने बहुत सी जानकारियाँ हासिल की, व्यवस्था में खामियों को दूर करने का प्रयास किया, और साथ ही जब RTI एक्ट नहीं था तब से आप नोटिंग ले रहे हैं। सरकार के ज़िम्मेदार अफसरों की कमियों को उजागर करते हुए उनको आगाह करते हैं और उनकी मदद करते हैं सुधार करने के लिए। ऐसे अशोक कुमार भार्गव जी का रेडियो जय घोष खैर मकदम करता है, स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। अशोक जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण काम हर एक नागरिक कर सके, इसलिए इसको ठीक से बताना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि ऐसे कौन कौन से मुद्दों पर आपने काम किया जिसने समाज को, हमारे देश को एक सही दिशा देने के लिए भूमिका अदा की है। नमस्कार जी, मैं सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है जय घोष 100.7.8 सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की द्वारा जो शुरुआत करी गई है, और एक जो प्रयास एक है कि सरकार के बीच में और आम पब्लिक के बीच में जो जोड़ने के लिए जो कमियां हैं, जो सुझाव हैं, उसके लिए आपने ये कार्यक्रम करा। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, आपके और आपकी टीम का, उत्तर प्रदेश सरकार का। हम सभी को मालूम है कि जब हमारी की पैदाइश होती है और पैदाइश से लेके जब तक अंतिम क्षण जीवन का होता है, जिसको आप कहते हैं बुढ़ापा कह लिए, बुजुर्गियत कह लिए, तब तक कुछ ना कुछ जीवन में आपकी उथल पथल आपकी चलती रहती है, और वो होता है आपका स्वास्थ्य से संबंधित। आप जब पैदा होते हैं तो आपके अलग अलग तरीके के आपको वैक्सीनेशन लगते हैं, आपको दवाइयाँ दी जाती है, जच्चा बच्चा को दवाइयाँ दी जाती है ताकि बच्चे का स्वास्थ्य सही रहे। इन सब बातों की जुड़ात, और जो बीच में इसका जो समय होता है, जो भी भगवान के द्वारा दी गई जो ज़िंदगी है, आप पैदा होते हैं, आपकी ज़िंदगी 70 साल, 80 साल, 90 साल जो भी है, हर इंसान चाहता है कि वो स्वास्थ्य अच्छी तरह से जिए, और जब स्वास्थ्य उसका अच्छा रहेगा तो स्वास्थ्य उसका अच्छा रहेगा वो परिवार का भी रखेगा, प्रदेश का अच्छा रखेगा और देश का होगा, और देश का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसका उज्ज्वल, हमें को सबको मालूम है कि पूरे संसार में हमारा देश सबसे उज्ज्वलता को उभरेगा। इस कड़ी के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि जो एक हमने भी बात शुरुआत करी कि हम दवा लेते हैं, दवा का सही दाम और सही दवा, ये भी एक बहुत चिंता का विषय हो जाती है। एक तो इंसान वो पीड़ा में जीता है, जब वो बीमार पड़ जाता है उसके तीमारदार उसके बहुत परेशान होते हैं। ये खर्च अनावश्यक है, ये रूटीन का खर्चा नहीं है। जो आपकी तनख्वाह, सपोज करिए आपकी जो भी तनख्वाह है, उस तनख्वाह में कहीं भी वो भाग नहीं है कि आपका ये खर्चा इसके लिए दवाइयों के लिए निकाला जाए। वो आकस्मिक होता है, ये तो वो आकस्मिक होता है और वो अनवांटेड होता है। अब इसी जुड़ा में होता है, कोई आता है तो इसके लिए मैंने शुरुआत करी थी कि इसकी जो कुछ छुपे हुए तथ्य हैं, जैसे कहते हैं हिडन फैक्ट्स, तो वो हिडन फैक्ट सामने आए, क्योंकि इसमें जो शुरुआत होती है वो रॉ मटेरियल से लेके पैकिंग मटेरियल, उसका सारा बनाने खर्चा, उसका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, R&D का खर्चा, कंपनी कौन बना रही है, उसके पास अच्छी मशीनें हैं कि नहीं, उसकी हाइजीनिक चीज़ें हैं कि नहीं, तो इसी प्रकार से चलता रहता है। तो इसके अंतर्गत हमने ये देखा, प्रयास करा और जाना, और कुछ आप बीती भी हमारे ऊपर बीती,
तो ये बात ज़्यादा और समझ में आई कि जब हम जैसे इंसान के पास ये बीती है, क्योंकि मुझे सन 82 में मेरे को कंठमाला हो गई थी और कंठमाला से मेरे गले के अंदर, जिसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, कैंसर हो गया था। तो इसके लिए हमारे यहाँ के लखनऊ के KGMC के डॉक्टर NC मिश्रा साहब ने हमारा इलाज करा और वो इलाज कुछ छोटा मोटा नहीं था, इलाज वाकई बहुत, ये तो कैंसर का नाम सुनते ही इंसान घबरा जाता है कि बिल्कुल सामने यमदूत आ गए हैं। तो कहने मतलब ये है कि इसको शुरुआत हुई तो वो हमारा उस ज़माने में करीब 5,000 रुपये महीने का खर्चा आता था। अब ये खर्चा उस ज़माने में बहुत बड़ा रकम होती थी, इसके लिए फिर सालों इलाज भी चलता था। लेकिन इत्तेफाक की बात निकली कि हमारी कंठमाला में जो ग्लैंड्स की टेस्टिंग हुई तो वो समय बिल्कुल माइनॉरिटी शुरुआत थी, लेकिन फिर भी हमको डॉक्टर ने कहा कि आप साल भर ये दवा खाइए। उस खर्चे को जब हमने वहन किया, हमारे यानी कि हमारे परिवार ने वहन किया, तो एक तरीके से वो अतिरिक्त बोझ था। तो उस चक्कर में फिर हमने देखा कि भाई इतनी क्या बात है, कैसे क्या कमियां हैं इसके अंदर, कैसे हम एक आम आदमी की पहुंच, विद इन ए रीच इसे शब्द कहते हैं, हम ये कैसे करें। तो इसका एक हमने रॉ मटेरियल का एक हमने देखा कि रॉ मटेरियल कहाँ का मिलता। हमारे हिंदुस्तान में तमाम एरिया ऐसे हैं जहाँ पे कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे हमें टैक्स जोन, फ्री टैक्स जोन है, वहाँ से दवा मिलती है। और इसके बाद फिर आप हम लोग बनाते, तो मैंने इसका जॉब वर्क कराता था। जैसे कोई बड़ी कंपनी है तो हमारे जीवन के अंदर रैलीज इंडिया आई और भी तमाम कंपनी आई, 7-8 कंपनियों से जनरिक किए हमने ऑल ओवर इंडिया जो इसकी सप्लाई करी और इसको जागरूकता बढ़ाई। जब सन 87 में जब उसको हम कहते थे तो लोग समझते थे कि हम नकली दवा बेचते थे और ये दवा भी सच है कि आज की तारीख में हम कोई 45 रुपये की दवा अपने हम 4 रुपये की दें तो आदमी कहेगा लामला, एक आम आदमी की सोच यही है कि वो नकली है ये। तो उस तरह ये नकली नहीं है, अब वही नकली दवा असली हो गई है। अब यही दवा मल्टीनेशनल नेशनल कंपनियां करें, 19 राष्ट्रीयकृत और बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये बना रही हैं। जेंडिक की दवा जो होती है उसकी रॉ मटेरियल होती है, उसके ऊपर अतिरिक्त खर्चे नहीं होते हैं, MR की है, पब्लिसिटी है, पेपर खर्चा है, TV खर्चा, ये सब नहीं होता है। लेकिन सच्चाई यही है कि एक ज़मीनी सच्चाई कि ये दवा बिल्कुल सही है, कोई इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि जेंडिक दवाइयाँ नहीं हैं। मैंने मन की बात के अंदर माननीय प्रधानमंत्री को लिखा, हमारी बात को सुना, देखा, एक एडवर्टाइजमेंट में निकला, उसके अंदर निकला कि जेंडिक दवाइयाँ जो होती हैं उतनी प्रभावशाली हैं और इनका जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो उतने प्रभावशाली जितने ब्रांडेड हैं। तो ये लोगों में विश्वास माना। आज तमाम आपको सभी को मालूम हमारे जन औषधि केंद्र हैं और भी जेंडिक दवाएँ यहाँ हैं। हमारे मेडिसिन मार्केट में भी बहुत सारी दवाइयों की दुकानें हैं, लगभग 150-200 दुकानें हैं। तो आज वो जो 70-80% का जो एक लंबा गैप था, जो अतिरिक्त हमारी जेब के अंदर अतिरिक्त बोझ गिरता था, तो वो इस जेंडिक दवाइयों से ये हुआ। और ये बात भी सच है कि अब कोई बिना दवा के कोई अंतिम सांस नहीं ले पाएगा, उसकी मृत्यु जल्दी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इलाज होता है, इलाज से इंसान अच्छा होता है। तो एक तो ये बात होगी, तो ये जेंडिक दवाई हो गई। और यहाँ मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जब अशोक जी ने ये बात की है तो बड़ी सरलता से बता दी, लेकिन ये बड़ी इनके संघर्ष की यात्रा रही है। और जो जन औषधि केंद्र आप पूरे देश में देख रहे हैं, जिनका नाम है भारतीय जन औषधि केंद्र, और आपको वहाँ सस्ती दवाइयाँ मिल जाती हैं, उसके पीछे जिनका संघर्ष है वो अशोक कुमार भार्गव जी हैं, जिन्होंने देश में जेनरिक दवाइयाँ देश भर के हिस्से में मिलें उसके लिए संघर्ष किया, उसके लिए बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके साथ आपने संवाद किया, जो इससे संबंधित जो दवाइयों के उत्पादन का जो मिनिस्ट्री है जुड़ी हुई है, उससे भी आपने संवाद किया और लगातार इसमें मुहिम छेड़ी। और इनके उस समय के RTI के जवाब भी मिनिस्ट्री दर मिनिस्ट्री भटकते रहे, लेकिन अंततोगत्वा भारत सरकार ने इनकी बात को स्वीकार किया और भारतीय जन औषधि केंद्र पूरे देश में खुले हैं। हालांकि इनकी लड़ाई अभी भी जारी है। इनकी कोशिश है कि ये हर गली, हर मोहल्ले और जितने भी अभी पेटेंट दवाइयों के मेडिकल स्टोर हैं वो भी जेनरिक दवाइयों के साथ कन्वर्ट हो जाएं, ताकि हर एक को दवाई मयस्सर हो सके और सरल, कम पैसे में आसानी से उनको मुहैया हों, ताकि हर एक को जीवन रक्षक दवाइयाँ उनका हक हैं, उनका अधिकार हैं। तो इसकी लड़ाई अशोक जी लड़ रहे हैं। अब बात को आगे बढ़ाएं। राधेश्याम जी, आपने बात बिल्कुल सही कही और इसी कड़ी में बात कहूँगा कि इंसान जब बीमारी होती है तो बीमारी की वजह से मरता, और एक शब्द होता है कि जब MRP होती, मार डालेगी MRP। एक तरफ तो मार रही है आपको बीमारी और दूसरा मार डालेगी MRP। अब ये जो अनावश्यक जो MRP बढ़ी हुई है 70 से 80%, ये मेरी एक अंतिम चरण है और इसके ऊपर मैं आप जैसे चैनल के माध्यम से, आपके जय घोष के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा भारत सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से, कि इस बात को आगे पहुँचाएँ कि जो दवाएँ MRP छपी हुई है इसको वो तत्काल कम की जाए और उस MRP का जो सही दवा सही दाम होने चाहिए, उसी के आधार पे दवाइयाँ बिकनी चाहिए, ताकि कोई तीमारदार या कोई मरीज अब उसके जाल में ना फंसे।
इसी क्रम में एक बात आती है कि हमारे देश के खान पान जो होता है और जो खाना हम डेली जो खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, हम लोग आमतौर पे 3 दवा का हम 3 तरीके का हम लोग खाते हैं, भोजन करते हैं, या जो भी हम लोग लेते हैं, पेय पदार्थ है या खाद्य पदार्थ है। ये इसकी स्थापना सन 2006 में एफएसएसआई के माध्यम से हुई थी, जिसे कहते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके पहले आईसीआई मार्क, एग मार्क आता था, लेकिन सरकार का जो ध्यान देना चाहिए था हमारे पास, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसके अंदर ध्यान नहीं गया, लेकिन 2006 में ये खुला। साथियों, ये हम बताना ज़रूरी समझते हैं कि एफएसएसआई जो है वो मानदंड है जो पूरे भारत में किसी भी प्रकार का खाद्य उत्पाद, कोई भी कंपनी, कोई भी इकाई, कोई भी व्यक्ति जो उत्पादन करता है, उसके कुछ मानदंड हैं, उस मानदंड का अनुपालन करना अनिवार्य है, ताकि उसमें कोई मिलावट न होने पाए या उसमें कोई अनजाने भी कोई ऐसा रिएक्शन न होने पाए, या उसके अंदर जो स्टैंडर्ड या सेफ्टी के मानक हैं उसका ध्यान रखते हुए कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस न जनरेट हो जाए, या उसमें कोई अन्य खतरनाक तत्व उसमें सम्मिलित न हो जाएं कि किसी के जीवन के लिए वो घातक हो जाएं, उनकी इस परेशानी का सबब बने। तो इसलिए एफएसएसआई लाइसेंस होता है, लेकिन उसके पीछे कि बहुत से जो खामियां हैं उसको अशोक जी उजागर करने की बात कर रहे हैं। जो एफएसआई का लाइसेंस होता है, हम कोई भी खाद्य पदार्थ लेते हैं, कोई भी पैकेट लेते हैं, या कोई भी चीज़, दाल, आटा, चावल या कोई भी नमक लेते हैं, तो ये अनिवार्यता है। और ये मेरे पास आरटीआई से लिख कर भारत सरकार ने हमको दिया है कि एफएसआई के बिना हम कोई भी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ नहीं बेचते, चाहे वो सब्जी हो, चाहे मीट हो, या कोई भी सामान हो। लेकिन अभी भी दुर्भाग्य है कि इतना लिखा पढ़ी के बाद, अभी लगभग करीब 2 महीने पहले जो हमारे राष्ट्र के सबसे ऊँची पोस्ट है, CEO ऑफ एफएसएसआई, मेरी उनसे मुलाकात हुई और आपको खुशखबरी बताएं, शायद अपनी बात को मैं किसी भी चैनल के सामने और किसी भी एयर के सामने ये बात पहली बार प्रकट कर रहा हूँ कि मेरी 32 की 32 बातें उन्होंने मानी और अलग अलग डिपार्टमेंट में इसको भेजा। हमारे एफएसआई के अंदर मूल निर्धारण विभाग ने, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट, जैसे एनपीपीए है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, उसी प्रकार के एफएसआई के अंदर ये नहीं है। जो मनमाने चीज़ होती है वो लेते हैं, और इसका कई बार फ़ायदा ये होता है कि जो बीच के जो लोग होते हैं, नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां, अब उन्होंने कई चीज़ें, मैं नाम लेकर के बताऊं कि जैसे रेवेटाइल है, पहले वो लिखित रूप से डॉक्टर लिखता था, प्रिस्क्राइब आइटम था, शेड्यूल एच का, और उसके अंदर वो तब वो मिलता था। आज वो पहले 12 रुपये की हमको 10 कैप्सूल मिलती थी, आज वही चीज़ 120 रुपये की 10 है, क्योंकि उसमें से उसने निकाल के कंपनी ने, मल्टीनेशनल कंपनी ने उसको फूड सेफ्टी के अंतर्गत लिया है। और फूड सेफ्टी के अंदर कोई ऐसा पैमाना नहीं है, मापदंड नहीं है, और जिसको की है ये, आज सोचिए कि वो 10 गुना बिक रहा है। और इसी प्रकार सेहत के लिए भी आपको बताएं कि बहुत बड़ी चीज़ होती है, तमाम जिम खुल गए हैं, तमाम चीज़ें और खुल गई हैं। इसके माध्यम से भी आपको मैं कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, और शायद हमारे प्रदेश और देश की जनता ये पहली बार किसी के मुख से सुन रही होगी कि आज की तारीख में जो इसमें स्टेरॉइड होते हैं, जो फूड सप्लीमेंट कहते हैं, तो पहले बार फूड सप्लीमेंट हम बोलते क्यों हैं? फूड सप्लीमेंट हम तब बोलते हैं जब हमें फूड नहीं मिल रहा है, लेकिन अब ये फूड सप्लीमेंट हमारे जीवन का अंग हो गया है, जरूरी सा बताने के लिए। ये डॉक्टर भी और आपके अस्पताल भी, नर्सिंग होम्स वगैरह भी लिखते हैं, हम डॉक्टर भी लिखता है कि भाई क्रूसिन, मेटासिन, कैल्पोल ना लो, आप ये फूड सप्लीमेंट ले लो, आपकी अंदरूनी ताकत आपकी आ जाएगी। तो ये जो है, कोई चीज़ अगर 60 रुपये की, इसको 600 रुपये डब्बा बेच रहे हैं 400 ग्राम का, और तब में तमाम तरह के आ गई हैं। इसी में बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले हम लोग कोई हॉर्लिक्स है, बॉर्नविटा है, कोई चीज़ आती थी तो केवल एक आती थी, वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, सब लेते थे। अब इसमें वैरायटी आ गई है। वैरायटी क्या आ गई है कि बॉर्नविटा लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है। मतलब ऐसे लूट के साधन ऐसे मुहैया कराए जा रहे हैं कि भ्रमित हो जाती। पेपर में, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आया, अगर हमारे यहाँ 2% बिल निकल गया, 2% जनता ने भी खरीद लिया, तो समझिए उसके व्यारे न्यारे हो गए, सर खर्चा, पानी सब निकल जाता है। एक यहाँ पर डिस्क्लेमर हम ज़रूर देना चाहेंगे कि जिन कंपनियों के नाम लिए जा रहे हैं ये उदाहरण स्वरूप हैं, और ऐसी कंपनियाँ जो एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी वेबसाइट पर भरमार है, जो देश में कारोबार करती हैं, जिनको नोटिस दिए गए भ्रामक विज्ञापन के लिए या जो मानदंड हैं उनके उल्लंघन के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो हर बार माफ़ी मांगती हैं और इस तरह के गुनाह को करने के लिए फिर से आगे खड़ी होती हैं। हाँ, इसमें उच्चतम न्यायालय का भी आदेश है, माननीय न्यायालय का भी आदेश है, किस तरह भ्रामक न दिया जाए। अब इसी कड़ी में एक बात आपसे अवगत करता हूँ कि जो ये दवा के रूप में जो फूड सप्लीमेंट आया, ये पुरुष और महिलाओं और खासकर लड़कियों के ऊपर कितना ये घातक साबित हो रहा है, इसका बहुत जीता जाता एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जो मैंने भी बात कही आपसे कि पहली बार मैं प्रदेश और देश की जनता के सामने रख रहा हूँ, शायद अभी तक किसी ने भी, चैनल ने या किसी प्रिंट मीडिया ने या
आपका टीवी मीडिया ने भी आज तक नहीं दिया होगा। हमारे जो हम फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो इससे क्या है कि कई बार हमने कई ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट से बात करी कि उनका माहवारी गड़बड़ हो रही है, जैसे 5-6 दिन की होती है वो ड्रॉप इन करके डिस्टर्ब बढ़ हो गई गया है। है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, उनकी बच्चेदानी खराब हो जाती है। पुरुष का जो वीर निकलता है उसके अंदर कुछ कमी हो जाती है, बच्चेदानी और जो बच्चा करने का जो वीर होता है पुरुष का, उसके अंदर वो शक्ति कम हो जाती है जिससे बच्चा पैदा हो। ऐसा हमारा सोच है और ये बात भी सच है कि जो हम कहने वाले हैं, पहले आप देखते थे कि ये परख नली या टेस्ट ट्यूब बेबी हमारे लखनऊ में तो आज से 15-20 साल पहले कोई नहीं था। अब आज की तारीख में जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, लखनऊ शहर में कम से कम यहाँ पे 3-4 दर्जन हो गए हैं आराम से। और अब क्या होगा कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, सपोज करिए उसका नाम कोई भी नाम रखा है, जैसे राकेश रखा बच्चे का नाम, तो राकेश को उसका आगे माता पिता का नाम नहीं आएगा, उसका नाम आएगा टीटी। टीटी मतलब टेस्ट ट्यूब। बच्चा तो पैदा टेस्ट ट्यूब से हुआ है। और इसमें भी एक बात है, मैं कोई नाम लेके नहीं कहूँगा, अभी बहुत बड़े इंडस्ट्रीज का या और भी बच्चे होते रहते हैं, तो उसमें ये भी है कि लड़का चाहिए तो ये रेट है, लड़का चाहिए ये है, जुड़वा चाहिए तो ये रेट है। इसमें भी व्यापार। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि विज्ञान ने तरक्की बहुत की है और दुनिया के बहुत से वैज्ञानिकों ने मिलकर जो क्लोन की तकनीक है वो मानव के क्लोन को बनाने की तकनीक भी विकसित कर ली थी, लेकिन पूरी दुनिया में इस पर बहस छिड़ी और इस पर प्रतिबंध लगाया गया कि ये शायद हमारे भविष्य के लिए बड़ा खतरा होगा। लेकिन अगर इस तरह के खतरे अभी भी अंडर द टेबल चल रहे हैं तो ये चुनौतीपूर्ण है और ख़ास करके ये जो भेद है ये बहुत घातक है। और PNDT एक्ट में जो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं उन पर नकेल भी कसी गई, दंड भी लगाए गए, उसके लिए बहुत सख्त नियम कायदे बनाए गए, एक अल्ट्रासाउंड का ब्यौरा रखने की बाध्यता हो गई और जितनी भी उसके एक्सपर्ट्स हैं वो अब बड़े कानूनी दायरे में हैं, उनकी सख्त निगरानी होती है, CCTV होना अनिवार्य हो गया। जो भी लोग अल्ट्रासाउंड कराने आते हैं उनको स्पष्ट तौर पर बताने की बाध्यता है और उनको स्पष्ट तौर पर यह भी बताने की बाध्यता है और उनके आधार कार्ड भी रखने की बाध्यता है। तो ये सारे प्रावधानों के बाद भी अंडर द टेबल या पीछे छिपे छिपाए तरीके से उस तरह के काम हो रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से, आपके जयघोष के माध्यम से, कि ये चीज़ को सरकार इसको दे, इसको सरकार बहुत गंभीरता से ले। मैंने कई बार लिखा भी है और अभी मैंने जैसा आपको बताया कि मैं भी CEO साहब से मिल के आया, ये बात भी उन्होंने कही और इस बात के ऊपर भी गौर करते हुए उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट को लिखा भी है। एक हमारा उपभोक्ता मंत्रालय है और उसके अंदर भी उन्होंने इसी का जो हमने बात बताई कि इसमें डिपार्टमेंट नहीं है, तो उसके लिए भी उन्होंने कोशिशें जारी कर दी हैं। ये बात नहीं कहता हूँ क्योंकि सरकार के पास सारी मशीनरी है, सारे उसके पास अपना स्टाफ डिपार्टमेंट है, संबंधित विभाग अलग अलग हैं, तो जो उनके पास है वो हम पर नहीं कर सकते हैं, सरकार ही इसको लागू करा सकती है। और साथ में सरकार लगातार ऐसे विज्ञापन भी निकालती है, वेबसाइट पर विजिलेंस सिस्टम भी है, एक डिपार्टमेंट्स भी होते हैं और वहाँ पर सूचना अधिकारी भी हैं और उन सब के साथ जनता का संवाद कायम हो सके इसके लिए सरकार आग्रह भी करती है। तो जितने भी जनता के जिम्मेदार नागरिक हैं, आप जैसे नागरिक हैं, उनकी जागरूकता से बीच में जो सिस्टम में कुछ लोग जो अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करते या अपने दायित्वों के प्रति वो जागरूक नहीं हैं और वो जवाबदेह नहीं हैं, तो उनको ज़रूर चेतना पड़ेगा, उनको सुधरना पड़ेगा, उनको आगे आना पड़ेगा और जो ऐसे नागरिक हैं उनका सम्मान करना पड़ेगा और बदल कर अच्छे समाज के निर्माण में भागीदार होना पड़ेगा, क्योंकि आप दायित्व से भी जुड़े हैं और साथ में एक नागरिक की भूमिका भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपके है और उस लोकतांत्रिक मर्यादा का अनुपालन आपका अनिवार्य है करना। और कोई भी जो सरकार सत्ता में होती है वो कभी नहीं कहती कि आप करप्ट हों, वो कभी नहीं कहती कि आप अपने दायित्वों के निर्वहन से दूर हो जाएं, वो कभी नहीं कहती कि आप दफ्तर न बैठें, वो कभी नहीं कहती कि अपना काम न करें। तो जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। यही कारण है कि 75 साल के बाद भी हमारे पास समस्याओं का अंबार है और उनका समाधान होना ज़रूरी है। तो साथियों, एक अंतराल लेते हैं और विमर्श में ये बातचीत का सिलसिला आगे जारी रहेगा और एक छोटे से अंतराल के बाद हम फिर लौटते हैं रेडियो जयघोष पर अशोक कुमार भार्गव जी से विमर्श बढ़ाते हैं। देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो जयघोष।
साथियों, एक बार फिर स्वागत है रेडियो जय घोष पर। आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर अपने दोस्त राधेश्याम दीक्षित को कार्यक्रम विमर्श में। हमारे मेहमान हैं अशोक कुमार भार्गव जी, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं। आरटीआई के जरिए तमाम तरह के सूचना की तकनीकों के साथ आप समाज को जागरूक करने का बीड़ा उठाकर लेकर चल रहे हैं, और यही इनकी कर्म है, यही इनकी पूजा है, यही इनकी तपस्या है। आप वैसे तो लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, और अपनी एक इनकी फर्म है आर्क फार्मा, जिसके जरिए 1987 से जी लगातार आप जन औषधियों के जो जेनरिक मेडिसिन है उनका निर्माण भी किया, उनका विपणन भी करते हैं, बिक्री भी करते हैं, और साथ में चूंकि इस पीछे की तकनीक को जानते हैं, इसलिए देश की जनता के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी लड़ाई लड़ सके। और भी बहुत से ऐसे पहलू हैं जो जनता के बीच जागरूकता के विषय नहीं हैं, लेकिन आपने उनको पकड़ा और उस पर आप ध्यानाकर्षण कर रहे हैं। जरा बताएं। जैसे अभी राधेश्याम जी बताया, मैं चेयरमैन लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन, अपना जीसीस का मैं पैटर्न हूँ, और कई एनजीओ से जुड़ा हूँ, जो भारतीय और जो इंटरनेशनल फर्म है एनजीओ के माध्यम से, और इससे अनुभव प्राप्त होता है, क्योंकि लोगों के बीच में जाते हैं तो उनकी समस्या का पता लगता है, आम जनता के बीच में जाके पता लगता है। इसका मेरा बड़ा अच्छा अनुभव रहा। मैंने भारत के भ्रमण जब किया तो सारे प्रांतों में गया, लगभग करीब 33 दिन में हम लोग करीब 13,000 किलोमीटर घूमे हैं, और उसमें ब्रदरहुड के अंतर्गत अपने भाईचारे के नाते हम लोग की लैंग्वेज, खान पान अलग था, लेकिन एक जैसे कहते हैं कि एक आपसी मत के लिए एक हम लोग में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे हम कहीं भी प्रदेश के, लेकिन हैं हम भारतवासी के अंतर्गत। तो उसी का अनुभव के अंदर आया, और एक जागरूक नाते के होने के नाते, और हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, हमसे भी और ज़्यादा जागरूक हैं, काम करने वाले भी अधिक हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए भी सोचे, तभी कर पाएंगे। शासन प्रशासन तो काम कर ही रहा है। उसी कड़ी के अंदर के हमने देखा था कि ये हम अक्सर कहते हैं कि हमारे देश के बारे में हम लोग इंडिया कहते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि इंडिया के। कभी आपने सोचा, कभी कोई नेता अभिनेता, कभी किसी ने कहा हो कि इंडिया की जय हो? हमेशा बोलता भारत माता की जय हो। इसी प्रकार के हमने उठाया कदम। एक इत्तेफाक की बात है कि हमारे चाचा जी, जिन्होंने राष्ट्रीय चिन्ह बनाया, जिसमें 3 शेर की है जो राष्ट्रीय चिन्ह है, वो इंदौर के हमारे दीनानाथ भार्गव जी भी हैं। उसी कड़ी में एक सोच के अंतर्गत एक बात आती है कि हमारे देश की जो लेडी ऑफ जस्टिस है, वो आज की तारीख में 75 साल की आज़ादी महोत्सव बना रहे हैं, और ये बात मैं अपने प्रधानमंत्री जी को के तक, उनके कानों तक और उनके सामने रखना चाहा, और मैंने लिखा भी कि वो लेडी आज की तारीख में क्या कर रही है। उसको देश की आज़ादी के 12:01 बाद ले जाना चाहिए। जो भी राष्ट्र हमारे ऊपर का जो कर रहा था, इंग्लैंड था, ले आता। जिसके आँख में पट्टी है, हाथ में तराजू है, वो रोमन लेडी है। हमारी भारतीय लेडी क्यों नहीं है? खैर, मैं धन्यवाद दूंगा, इस सरकार ने बात को सुना, और पिछली या अभी वर्तमान जो सरकार चल रही है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि हाँ भी भारतीय होनी चाहिए, और उसके लिए आगे लिखा पड़ी हुई। तो इसी कड़ी के अंदर तमाम बातें ऐसी हैं, तमाम चीज़ें ऐसी होती रही हैं कि जैसे एक आम आदमी के लिए दिक्कत ये भी होती है, कभी कभी हम परिवहन के ऊपर जाते हैं या सड़क पर जाते हैं तो देखते हैं रोड डिवाइडर होता है। रात के समय रोड डिवाइडर के माथे के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का इसमें रेडियम पट्टी इत्यादि नहीं होती है। हमने उसे भारत सरकार के प्रधानमंत्री नितिन गडकरी साहब को भी लिखा, उन्होंने बात को सुना। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी विभागों को लिखा। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बात छोटी सी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। लेकिन एक छोटा सा स्टिकर, एक छोटा रेडियम पट्टी में उसकी जान है, और जान है तो जहान है, सभी को मालूम है। इसी प्रकार से जल के बारे में भी हमने कहा है कि ये हमारे संविधान में लिखा है शुद्ध जल के लिए। हम सबको मालूम है कि शुद्ध जल की वजह से हमारा परिवार हो या हम हो या देश हो, वो शुद्ध अगर पानी लेगा तो है। इसको पर गंभीरता से देखें, हो रहा है काम। अभी हमारे यहाँ उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक शहर के अंदर शुद्ध पानी किया, वहाँ पे बोतल अगर कोई रखता है तो शायद उसको ऊपर वो चालान भी करने वाले हैं। ये सब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर हम चिंतन अक्सर नहीं कर पाते, लेकिन जागरूक नागरिक को करना चाहिए। अशोक भार्गव जी जैसे जागरूक नागरिकों की बहुत दरकार है, जो देश के हर हिस्से में, हर कॉलोनी में, हर गांव में, हर मोहल्ले में हों, तो शायद हमारे देश में बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वयं होने लगेगा। कई बार व्यवस्था उन पर निगाह नहीं डाल पाती, कारण कुछ भी हो, लेकिन निवारण ज़रूरी है। तो एक जागरूक नागरिक बनिए और सजग होकर व्यवस्था के साथ हम कदम होइए, ताकि गड़बड़ियाँ दूर हों, हमारा समाज सुंदर हो, जनहित में, देश हित में और विश्व के कल्याण के लिए हम अच्छे भूमिकाएं अदा कर सकें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राधेश्याम जी, हमारे पिछले 34 साल से हमारे कार्यालय का नाम जनहित देशित है, जो आपके मुख से निकला, उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस कार्यक्रम को सुनने, सराहने और आगे पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, रेडियो जय घोष गूगल प्ले पर। फिर मिलेंगे
एक और कार्यक्रम में एक और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति। जय